स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल जेएसएससी डिफेंस जोन में। आज की इस वीडियो में हम सी-टेट में पुराने वर्ष पूछे गए साइंस जीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ाया जाता है तो उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी परिवर्तित नहीं होता, ऑप्शन सी पहले घटता है और फिर बढ़ता है, या ऑप्शन डी घटता है। यदि किसी द्रव पर दाब को बढ़ाया जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हिंदी में क्वथनांक कहते हैं, वो भी बढ़ जाता है। यदि द्रव जो है उसका बॉइलिंग बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस में द्रव जो है वह उबलता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। किंतु यदि द्रव पर दाब को बढ़ा दिया जाए तो वह 100 डिग्री सेल्सियस से उसका क्वथनांक बिंदु जो है वह कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में घटक के रूप में अधातु होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में घटक के रूप में अधातु होती है। ऑप्शन ए अमलगम, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज जिसे कांसा कहते हैं, ऑप्शन डी ब्रास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टील। स्टील जो है वह कार्बन, क्रोमियम आदि अधातुओं से बनी होती है और यह एक मिश्र धातु है क्योंकि इसमें 2-3 अधातुएं मिलाकर बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टील। सी-टेट मई 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए जल के शुद्धिकरण के लिए, ऑप्शन बी जल को मृदु बनाने के लिए, ऑप्शन सी ऑक्सीजन से इसके संपर्क को रोकने के लिए, या ऑप्शन डी इसे विकृत करने के लिए। तो फास्फोरस को पानी में डुबो कर रखने का कारण है कि इसे ऑक्सीजन से बचाने के लिए, क्योंकि यह ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है और ज्वाला उत्पन्न करता है। तो इसी वजह से ऑक्सीजन से संपर्क रोकने के लिए फास्फोरस को पानी में डुबो कर रखा जाता है। इसके साथ ही सोडियम और पोटेशियम धातुएं हैं, उन्हें किरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है क्योंकि वे भी ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी ही अभिक्रिया करने लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन ए है उदासीन, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी क्षारीय, ऑप्शन डी उभयधर्मी। तो धातुओं की जो प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। नेक्स्ट है, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। यह उदाहरण है किसका। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। यह किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए विघटन प्रक्रिया का, ऑप्शन बी द्विविस्थापन अभिक्रिया का, ऑप्शन सी विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रियाओं का, या ऑप्शन डी संयोजन अभिक्रिया का। तो यह उदाहरण है विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रियाओं का, क्योंकि लोहा जो है वह कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है और रेडॉक्स अभिक्रिया वे एक अभिक्रिया कहलाती है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है, अर्थात ऑक्सीजन की हानि और ऑक्सीजन का लाभ दोनों जिस अभिक्रिया में होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ लोहे की कील जो है वह कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देती है, इस कारण इसे विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अधातु ऑक्साइड
की प्रकृति कैसी होती है? अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए प्रकृति में क्षारीय होते हैं, ऑप्शन बी उभयधर्मी होते हैं, ऑप्शन सी लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, या ऑप्शन डी प्रकृति में अम्लीय होते हैं। तो अधातु ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वह अम्लीय होती है और यह लाल लिटमस पत्र को नीला नहीं करती है बल्कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह क्वेश्चन सीटेट जून 2011 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टीन से पुती होती है न कि जस्ते से, क्योंकि ऑप्शन ए जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, ऑप्शन बी जस्ते का गलनांक टीन से अधिक होता है, ऑप्शन सी जस्ता टीन से कम क्रियाशील होता है, ऑप्शन डी जस्ता टीन से महंगा होता है। तो खाद्य पदार्थों के डिब्बे की आंतरिक सतह टीन से पुती होती है जबकि जस्ते से नहीं, क्योंकि जस्ता जो है वह टीन से अधिक क्रियाशील होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला जो है वह अपनी सोने की चूड़ियाँ दे देती है जिन्हें वह एक घोल में डालता है। चूड़ियाँ तो चमक जाती है किंतु उसका भार जो है वह काफ़ी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया जाने वाला घोल क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है सांद्र HCl, ऑप्शन बी सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण, ऑप्शन सी सांद्र HNO का 3, या ऑप्शन सी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण, जिसे इस मिश्रण को हम एक्वारिजिया मिश्रण भी कहते हैं। यह एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण कहते हैं। HCl और HNO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण एक्वारिजिया कहलाता है, जिसे सोने की चूड़ियाँ साफ करने में इस धोखेबाज के द्वारा प्रयोग किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन ए कॉपर गोल्ड आयरन, ऑप्शन बी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम कॉपर सिल्वर, या ऑप्शन डी गोल्ड आयरन और सिल्वर। तो ऐसी धातुएं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है वे हैं सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह क्वेश्चन सीटेट नवंबर 2012 में पूछा जा चुका है। इसके साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से उन्हें चुनिए जो संभव है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से उन्हें चुनिए जो संभव है। ऑप्शन ए Al2SO4 प्लस Cu, ऑप्शन बी FeSO4 प्लस Zn, ऑप्शन सी CuSO4 प्लस Fe, ऑप्शन डी Al2SO4 3 प्लस Zn। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी और सी कथन जो है वह संभव है, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि एल्युमिनियम कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है वह कॉपर से अधिक क्रियाशील है। ऑप्शन बी में है लोहा जो है वह जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है, लेकिन जिंक जो है वह लोहे को स्थापित कर सकता है, क्योंकि जिंक लोहे से अधिक क्रियाशील है। ऑप्शन सी में है कॉपर जो है वह आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता है, लेकिन जो आयरन है वह कॉपर को विस्थापित कर सकता है। आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है।
जबकि ऑप्शन डी में है एल्युमिनियम जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है। ऑप्शन डी में है एल्युमिनियम जिंक से अधिक क्रियाशील है, इसलिए जिंक जो है वह एल्युमिनियम को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। इसको हम क्रमबद्ध रूप में यह कह सकते हैं कि जिंक जो है वह लोहे को विस्थापित कर सकता है और लोहा जो है वह कॉपर को विस्थापित कर सकता है। जिंक अधिक क्रियाशील है, उसके बाद लोहा और फिर कॉपर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? निम्नलिखित में से कौन विषमांगी मिश्रण है? ऑप्शन ए स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन बी आयोडीन युक्त नमक, ऑप्शन सी गुब्बारे में भरी वायु, ऑप्शन डी ब्रॉन्ज पीतल। पीतल में होता है तांबा और जिंक। पीतल भी एक मिश्र धातु है जो तांबा और जिंक के मिश्रण से बनती है। विषमांगी मिश्रण पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, आयोडीन युक्त नमक है जो विषमांगी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के तारा बने जलीय विलयन में एल्युमिनियम की पन्नी डालते हैं तो कोई गैस उत्पन्न होती है। नीचे दिए गए कथनों में से विचार करना है और बताना है कि कौन सा गुण सही है। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताज़ा बने जलीय विलयन में एल्युमिनियम की पन्नी डालते हैं तो कोई गैस उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन है रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली को बुझा देती है। ऑप्शन बी रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती मोमबत्ती के जलने में सहायता करती है। ऑप्शन सी तीक्ष्ण गंध वाली भूरे रंग की गैस बनती है। ऑप्शन डी रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली नज़दीक लाने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली नज़दीक लाने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। और यह गैस जो उत्पन्न होता है वह गैस है हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताज़ा बने जलीय विलयन में एल्युमिनियम की पन्नी डालने से हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रहती है तो इस पर एक हल्की परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ क्या होता है? जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रखी जाती है तो इस पर हरे रंग की परत जम जाती है। वह परत क्या है, इसकी पहचान करना है। ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट तो ब्लू कलर का होता है इसलिए इसे नीला तोता भी कहते हैं। तो ये आंसर जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट का मिश्रण। ऑप्शन सी है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट का मिश्रण। और लास्ट ऑप्शन है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। कॉपर जो है वह खुली हवा में ऑक्सीजन और CO2 के साथ अभिक्रिया करके रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जल तरल में गैसीय चरण में रूपांतरित होगा तब निम्नलिखित में से कौन सा एक बदलाव होगा? ऑप्शन ए कणों की दूरी में बदलाव होगा। ऑप्शन बी कणों के रंग में बदलाव होगा। ऑप्शन सी कणों के आकार में बदलाव होगा। या ऑप्शन डी कणों की संरचना में बदलाव होगा। जब जल है वह तरल अवस्था में होगा और वह गैसीय अवस्था में रूपांतरण होगा उसका, तो बदलाव यह होगा कि कणों की दूरी में बदलाव होगा। कणों में जो दूरी होती है वह सबसे कम ठोस में होती है,
फिर लिक्विड में होती है, फिर गैस में होती है। सबसे कम कणों के बीच की दूरी जो है ठोस में होती है, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैस में। तो जब तरल से पदार्थ है, जल है, वह गैस के रूप में रूपांतरित होगा तो कणों के बीच की दूरी में बदलाव होगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कणों के बीच की दूरी जो है वह बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन तैयार करती है। वह उसमें एल्युमिनियम की पन्नी का एक छोटा सा टुकड़ा डालती है और माचिस की जलती हुई तीली परखनली के मुंह के पास लाती है। वह पॉप की आवाज़ सुनती है। पॉप की आवाज़ कौन सी गैस की उपस्थिति की ओर संकेत करती है? अनीता परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन तैयार करती है और इसमें एल्युमिनियम की पन्नी का एक छोटा सा टुकड़ा डाल देती है और माचिस की जलती हुई तीली परखनली के मुंह के पास लाती है और तो पॉप नाम की एक ध्वनि सुनाई देती है। पॉप की आवाज़ किस गैस के कारण हो सकती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी एल्युमिनियम गैस, ऑप्शन सी जल गैस या ऑप्शन डी ऑक्सीजन गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है। कथन 2 है, सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वह भूरा हो जाता है। कथन 3 है, चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है, बी एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी ए और बी भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन सी सभी रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन डी ए और बी रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सभी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब भोजन जो खराब होता है तो दुर्गंध उत्पन्न करता है, उसमें कई तरह की गैस बन जाती है और दुर्गंध को उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है, सेब के एक टुकड़े को कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो सेब में जो एसिड उपस्थित होता है वह वातावरण के गैस के साथ अभिक्रिया करके अपना जो रंग है वह बदल लेता है। इसके साथ ही चींटी के काटने से मनुष्य के शरीर में फार्मिक एसिड पहुंच जाता है जो जलन उत्पन्न करता है। कैलामाइन का प्रयोग करके इसे दूर किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सभी रासायनिक परिवर्तन है। यह क्वेश्चन है वह सीटेट फरवरी 2016 में पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट है, सल्फर, एल्युमिनियम और लौह के गलनांक क्रमशः 113 डिग्री सेल्सियस, 666 डिग्री सेल्सियस तथा 1535 डिग्री सेल्सियस है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही हो सकता है? पहला ऑप्शन है, लोहा 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस है। दूसरा ऑप्शन है, एल्युमिनियम तथा लोहा 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस है। ऑप्शन तीसरा है, लोहा, सल्फर तथा एल्युमिनियम 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस है। और ऑप्शन डी है, सल्फर 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्युमिनियम तथा लोहा जो है वह 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस है, क्योंकि इसका जो गलनांक है वह 666 डिग्री सेल्सियस है और एल्युमिनियम का गलनांक जो है वह 666 डिग्री सेल्सियस है और लोहे का जो गलनांक है वह 1535 डिग्री सेल्सियस है, जबकि सल्फर का गलनांक जो है वह 200 डिग्री सेल्सियस से कम है, 113 डिग्री सेल्सियस है। तो इस प्रकार एल्युमिनियम और लोहे को गलाने के लिए 666 डिग्री सेल्सियस और 1535 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता है, इसलिए यह 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस की अवस्था में ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई छात्र मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करता है और बची हुई राख को आसुत जल में घोलकर विलयन बनाता है,
इस विलयन की एक बूंद क्रमशः पहले नीले लिटमस और फिर लाल लिटमस पत्र डालने पर वह यह परीक्षण करेगा कि ऑप्शन ए नीला लिटमस पत्र जो है वह लाल हो जाता है, जबकि लाल लिटमस पत्र जो है वह लाल ही रहता है। ऑप्शन बी नीला लिटमस पत्र जो है वह लाल हो जाता है, जबकि लाल लिटमस पत्र है वह नीला हो जाता है। ऑप्शन सी है नीला लिटमस रंगहीन हो जाता है और जबकि लाल लिटमस लाल ही रहता है। ऑप्शन डी है नीला लिटमस नीला ही रहता है, जबकि लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीला लिटमस नीला ही रहेगा, जबकि लाल लिटमस है वह नीला हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वह एक प्रकार का क्षारीय रसायन है। तो क्षारीय रसायन है इसीलिए वह नीला लिटमस पत्र को नीला ही रखेगा, जबकि लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। दो कथन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए भारी अनाजों से भूसा ओसाई द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी विभिन्न प्रकार के कणों के मिश्रण को चालन व निस्यंदन प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है। ऑप्शन ए है कथन बी सत्य है तथा कथन ए असत्य है। ऑप्शन बी कथन ए तथा कथन बी दोनों असत्य है। ऑप्शन सी कथन ए तथा कथन बी दोनों सत्य है। ऑप्शन डी कथन ए सत्य है तथा कथन बी असत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन ए तथा कथन बी दोनों सत्य है। भारी अनाजों से भूसा ओसाई के द्वारा निकाला जाता है। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के कणों के मिश्रण को चालन और निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर का गलनांक 113 डिग्री सेल्सियस है एवं इसका क्वथनांक 445 डिग्री सेल्सियस है। गलनांक होता है मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए 90 डिग्री सेल्सियस पर सल्फर ठोस है। ऑप्शन बी 400 डिग्री सेल्सियस पर सल्फर द्रव है। ऑप्शन सी 450 डिग्री सेल्सियस पर सल्फर द्रव है। ऑप्शन डी जो है वह 20 डिग्री सेल्सियस पर सल्फर ठोस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 450 डिग्री सेल्सियस पर सल्फर जो है वह द्रव है, क्योंकि इसका जो क्वथनांक है बॉइलिंग पॉइंट है वह 445 डिग्री सेल्सियस पर है। तो जब तक यह उबलेगा नहीं तब तक यह गैसीय रूप में परिवर्तित नहीं होगा, जबकि इसका गलनांक है 113 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 450 डिग्री सेल्सियस पर यह द्रव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब मोमबत्ती जलती है तो इसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए इसका आकार घटता है। ऑप्शन बी यह मोम का पिघलना है। ऑप्शन सी लपेटें एवं कालिक प्रदर्शित होती हैं। ऑप्शन डी पिघली हुई मोम ठोस हो जाती है। उपरोक्त परीक्षणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है ए भौतिक परिवर्तन है एवं अन्य रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी है सी रासायनिक परिवर्तन है एवं अन्य भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन सी है ए एवं बी भौतिक परिवर्तन है, सी एवं डी रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन डी है ए बी सी भौतिक परिवर्तन है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर देखते हैं। जब मोमबत्ती जलती है तो इसका आकार घटता है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना है, यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। और लपेटें एवं कालिक प्रदर्शन करती है, यह रासायनिक परिवर्तन है। पिघली हुई मोम ठोस हो जाती है। तो ए बी डी जो है वह भौतिक परिवर्तन है और सी जो है वह रासायनिक परिवर्तन होगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी रासायनिक परिवर्तन है, जबकि अन्य भौतिक परिवर्तन है। इसको इस प्रकार से क्लियर कर सकते हैं कि जब मोमबत्ती जलती है तो उसका आकार घटता है, मोमबत्ती जलती है तो मोम पिघलता है तभी उसका आकार घटता है, और लपेटे एवं कालिख प्रदर्शित करती है तो उससे जो गैस उत्पन्न होती है वह एक रासायनिक परिवर्तन है, और पिघली हुई मोमबत्ती जो है वह वापस ठोस मोम का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार ए बी डी जो है वह भौतिक परिवर्तन होता है और सी रासायनिक परिवर्तन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी रासायनिक परिवर्तन है एवं अन्य भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम एवं पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है, कारण दीजिए। निम्न कारण कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा दिए जाते हैं। ऑप्शन ए, दोनों उच्च क्रियाशील हैं, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेते हैं। ऑप्शन बी, दोनों उच्च विषैले हैं एवं विषैली फ्यूमस देते हैं। ऑप्शन सी, दोनों उच्च क्रियाशील एवं वातावरण में ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं। ऑप्शन डी, केरोसिन वायु में धातु की ऑक्सीजन से क्रिया को रोकने में सहायता करता है। तो सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं, वह खुली अवस्था में रहने से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया तेजी से कर लेते हैं, वातावरण में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरोसिन वायु में धातु की ऑक्सीजन से क्रिया को रोकने में सहायता करता है, इसीलिए केरोसिन तेल में सोडियम और पोटेशियम को डुबो के रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी एवं ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नीचे दी गई धातुओं और अधातुओं का मिलान उनके उपयोगों से कीजिए। ए, बी और सी 4 प्रकार की धातुएं और अधातुएं दी गई है। पहला है आयोडीन, ऑप्शन बी है मरकरी, ऑप्शन सी एल्युमिनियम और ऑप्शन डी क्लोरीन। तो क्लोरीन का जो इस्तेमाल होता है वह जल शोधन में होता है। मरकरी पारा का उपयोग तापमापियों में होता है। एल्युमिनियम का प्रयोग जो है वह खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी में होता है, जबकि आयोडीन का जो है प्रयोग वह घाव पर हो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आयोडीन का मिट्टू। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सहपाठियों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।